Hello students, I am an social science teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you to all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट था हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ा और बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने कि उनमें कैसे सत्ता की स्थापित हुई। तो आज हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। कितने तर्क दिए जा सकते हैं? 2 तर्क दिए जा सकते हैं। 2 तर्क कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तर्क दिया, पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। पहला जो क्या है, पहला जो सत्ता का बंटवारा है वो ठीक माना है क्योंकि इसमें क्या है, सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि इससे क्या है कि उसके सामाजिक जो समूह होते हैं लोगों के, उनमें क्या है, टकराव कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीति का अस्थिर रूप ले लेता है, अस्थिरता का रूप ले लेता है। क्योंकि ये जो आगे चल कर है ना, जो सामाजिक टकराव होते हैं ये आगे जाके राजनीति को अस्थिर कर देते हैं और देश के अंदर हिंसा फैल जाती है इनसे। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। इसलिए सभी को क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हिस्सा दे देना क्या प्रदान करता है? स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। तात्कालिक बहुसंख्यक क्या होते हैं, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। किसी भी देश में, जैसे हमारे जो देश है, भारत देश है, इसके अंदर हिंदू क्या है? बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्या है? अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार ये बहुसंख्यक होता है। बाकी सभी पर, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। भी आपको एक बार जो है ना, जो बहुसंख्यक जो चाहता है वो आपको लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देश की क्या है? अखंडता के लिए। इससे क्या है कि देश है आगे जाके बढ़ सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, कि सिर्फ और सिर्फ ये अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि ये अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। इससे क्या है कि उनकी भी बर्बादी, खुद की भी बर्बादी हो जाती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। भी सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, इसके बारे में एक और पक्ष है। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष देखते हैं। इसके पक्ष में ये और वह बात कही जा सकती है, और वह बात है कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। बीच में शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये क्या आता है कि सत्ता को बांट दिया जाए और फिर क्या है कि ये लोग इसी डरे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जो अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसमें क्या है कि वही सरकार वैध बन जाती है, जिससे क्या सारे समूह का उसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वो क्या है? शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसलिए अपने यहाँ पे देश में क्या है? आरक्षण व्यवस्था है। इसके माध्यम से क्या है कि सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान होता है। इन 2 तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को, इन दो तर्क ऊपर दिए हैं उनमें से एक को तो हमें युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं।
युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। युक्ति का जो परक है वो क्या है, लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। जबकि नैतिक तर्क है वो क्या करता है, सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ठीक है बच्चों, आगे ये हो गया सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सत्ता का, अब इसमें एक ये चीज आ गई कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। जो लंबे समय से क्या मान्यता चली आ रही थी कि सारी शक्तियां वो एक खास व्यक्ति जो किसी स्थान पर रहने वाले उसके हाथ में ही होनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। अब वो ऐसा मानते थे कि एक के हाथ में होगी तो जल्दी कोई भी रूल जो रेगुलेशन बनाते हैं वो जल्दी से लागू कर सकते हैं, उनको लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। जनता क्या है, सारी शक्तियों का स्रोत। लोकतंत्र होता है उसका बुनियादी सिद्धांत क्या है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें जनता ही अपना चुनाव करती है और अपने लिए नियमों का चुनाव करती है। इसमें जनता सर्वे सर्वा होती है। जनता का जनता के द्वारा शासन, इसमें लोग सब शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में क्या है भी, हर एक जो समाज है, समूह है, उसको क्या है, उचित सम्मान मिलता है। जैसे भारत में भी सभी वर्गों के जो, जैसे इसमें भी आरक्षित की गई हैं, सीटें भी आरक्षित की गई हैं। जैसे महिलाओं के लिए अलग से सीटें हैं, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से, SC/ST के लिए अलग से जो आरक्षण दिया जाता है, ये इसमें क्या है, लोकतंत्र के अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या है कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व होता है। सार्वजनिक, एक अच्छे लोकतंत्र समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इससे क्या है कि सभी प्रकार के लोग आएंगे तो सभी की बातें शामिल होती हैं, जिससे सभी पक्षों की बातें शामिल हो जाती हैं। फिर इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। इस लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि इसमें क्या है कि सभी की बातें समाहित हैं। सब ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुसंख्यक जो फैसला ले लेते हैं वो अंतिम है, तो उससे क्या है, उस समुदाय की अवहेलना हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र वो अच्छा लोकतंत्र नहीं माना जाता। जिसे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको क्या बनाया जाए, राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करते हैं। कुछ जो प्रचलित हैं उन उदाहरणों को लेते हैं। नंबर 1 है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। किस किस के बीच में रहता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी विधायिका है वो कोई कानून है वो बनाती है, कार्यपालिका क्या है उनको लागू करवाती है, और न्यायपालिका उनको देखती है कि ये सही ढंग से लागू है या नहीं, या उसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए आप न्यायपालिका के पास जा सकते हो। न्यायपालिका उसको त्रुटि को दूर कर सकती है।
इस प्रकार ये बंटावा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज विवरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इससे क्या है कि असीमित उपयोग, एक ही कोई है वो सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता, सभी का इसमें एक जो नियम बनाता है उसके ऊपर दूसरा अंकुश लगाता है, इसलिए ये क्या है, सत्ता को बैलेंस रखते हैं। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। इससे क्या बैलेंस में संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग करती है ये हमें ध्यान है, लेकिन क्या है, यह संसद के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? संसद के अधीन। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर है और विधायिका पर है, कानूनों पर अंकुश लगा सकती है। ये देखो, ये भी बढ़िया बात है कि ये एक दूसरे में राजशाही नहीं कर, मतलब कि ये राजशाही नहीं होगी, एक दूसरे में ज़्यादा तानाशाही भी नहीं होगी, इससे तानाशाही भी से भी बचते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण कौन सा है? दूसरा उदाहरण, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के कई स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, फिर प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र कहते हैं। जैसे हमारी केंद्र और ये जो सत्ता है वो केंद्र सरकार की रहती है, राज्यों में हमारे राज्य सरकारों की रहती है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार का अलग से चुनाव करते हैं और केंद्र का अपन अलग से करते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है बंटवारा, हर देश का अलग अलग अपना है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। हमारे भी देश में जो सत्ता का बंटवारा है, केंद्र के जो विषय हैं उनमें केंद्र ही कानून बना सकती है, राज्य के विषय हैं उनमें सिर्फ राज्य कानून बना देती है। जैसे सूचियाँ बनी हुई ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता का हमारे यहाँ बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा? बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं। बेल्जियम में तो ये काम हो गया था लेकिन श्रीलंका में नहीं हो पाया। राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ही ऐसी इकाइयाँ हैं। नगरपालिका और पंचायतें भी ऐसी इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।